आज हम शुरुआत करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के साथ। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, जो हमारी अर्थ को स्टडी करने में हेल्प करती है। डिफरेंट लोकेशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस, सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम कवर अप करेंगे यहाँ से। इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लैटिट्यूड्स के साथ। लैटिट्यूड्स क्या होती है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट से वेस्ट जो है वो रन करती है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारी अर्थ है तो ये सबसे पहला इक्वेटर, ठीक है, ये जो है वो एक अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और हमारा ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना। और इसके बाद ये जब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, तो उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। यहाँ से ऊपर को होगी जैसे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और देन फिर 75 और फिर 90। सिमिलर ये नीचे को भी ऐसी ही होगी पूरी की पूरी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट सर्कल्स हैं, ये पूरा का पूरा, ये पूरा इस तरह से सर्कल होगा, पूरा 180 का सर्कल होगा, ध्यान रखना। और मेजर, और जो हम ये जो लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, हम इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये डिग्री बनाती है, जिस डिग्री पर ये है, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये डिग्री होगा, जो ये लैटिट्यूड होगा। अगर नॉर्थ में है तो 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर साउथ में है तो 30 डिग्री साउथ। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, लोकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। तो मेजर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारा जो है वो पूरी का पूरा वर्ल्ड है। यहाँ पर हम इसको अगर अच्छे से क्लियर करें, तो सबसे पहला लैटिट्यूड जो है वो 0 डिग्री। देन उसके बाद यहाँ पर ये 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद ये हमारा जो है 66.5, जो इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आर्टिक सर्कल ऊपर शुरू होता है, ठीक है। और सिमिलर नीचे को भी ऐसा होगा 23.5 पे। यहाँ पर ये जो होगा, ये होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं, और ऊपर वाली को हम कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद ये वाला 66.5 होगा। और देन उसके बाद जो है वो साउदर्न वाला रीजन। अगर हम इक्वेटर की बात करें, तो ये इमेजिनरी लाइन है, डिवाइड करती है अर्थ को टू पार्ट्स में, साउदर्न एंड नॉर्दर्न, ठीक है। जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो 23.5 जो है नॉर्थ में बोलेंगे हम उसको, तो वो होगी हमारी, कौन सी होगी हमारी 23.5 नॉर्थ में? रंजना मैम, शिवाती मैम, हाँ जी सर। सर 23.5 में होगी लैटिट्यूड। 23.5 पे कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होगा? वो हमारी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि सबसे जो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स में सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो है आपकी इक्वेटर। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी। और उसके बाद इनका जो डिस्टेंस है वो पोल्स की तरफ कम होता जाता है। इनकी लेंथ पोल्स की तरफ कम होती जाती है, ध्यान रखना। तो सबसे बड़ी जो इमेजनरी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, तो वो है आपकी इक्वेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इक्वेटर सबसे बड़ी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। और इक्वेटर से पोल्स की तरफ, अगर हम सेंटर से बात करें, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो डिस्टेंस है या लेंथ है इनकी, वो जो लेंथ है वो कम होती जाती है, लेंथ कम होगी, ये ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, तो नॉर्थर्न है, सन जब ओवरहेड इन द जून, और 23.5, इसको भी हम आगे अच्छे से क्लियर करेंगे सन के मूवमेंट के साथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में होगी 23.5। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इन दोनों के बीच का रीजन है उसको भी कवर करेंगे, आर्टिक सर्कल, ठीक है, 66.5, जिसको मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये हमारा आर्टिक सर्कल 66.5। और देन उसके बाद हमारा नीचे जो आएगी वो अंटार्कटिक सर्कल। ये चार जो है वो इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। और सबसे बड़ी जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो है आपकी इक्वेटर, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे जियोग्राफिकल जोन्स की। यहाँ पर मैं आपको वो क्लियर करवाऊंगा। देखो, अगर मान लो ये है सन, ये मान लेते हैं हम सन, ठीक है। और अभी सन कहाँ पर है? इसको इस तरह से समझो, अभी सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में,
फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न अभी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये 23 एंड 23 के बीच का जो हाफ हाफ है इसको बोलते, इसका जो रीजन है इसको बोलते हैं टोराइड जोन। यहाँ पर जो है सन, इन दोनों के बीच में सन की मूवमेंट ऐसे होती है, सन अर्थ की, वैसे तो मूवमेंट अर्थ की होती है, अर्थ घूमती है, तो सन के अर्थ ये इस तरह से चलता है। जब सन यहाँ पर जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पर जो है वो डेज बड़े होंगे। जब सन नीचे जाएगा इक्वेटर से साउथ के हेमिस्फीयर तो डेज यहाँ पर बड़े होंगे। और जो टोराइड जोन है यहाँ पर कहा जाता है कि इसके बीच में जितने भी जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स होंगे बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, सन उनके ऊपर हर बार सिर के ऊपर होगा, साल में 2 बार, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम सिर के ऊपर जरूर होगा। सिर के ऊपर यानी कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधा खड़ा होगा हर इन दोनों के बीच में। और बियॉन्ड कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बियॉन्ड ट्रॉपिक्स जो है वो सन की जो रेज है वो इंक्लाइंड हो जाती है। जैसे पहले हम टॉर्च को सीधा खड़ा कर दें, अगर लाइट टॉर्च को सीधा ऑन करें और फिर उसको जो है कि वो सीधू बिल्कुल बिल्कुल सीधा अगर वो लगा दे तो वो बिल्कुल एक जमीन पर जो है वो सीधी लाइट पड़ेगी, तो वो सीधी लाइट पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा तिरछा कर दें तो फिर वो तिरछे वाली जो प्रिंसिपल फॉलो होगा वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद होगा। मतलब सन रेज जो है वो इंक्लाइंड करेगी इधर को, ऐसे तिरछी चलेगी। ये समझ आ गया? उसके बाद बात करते हैं फ्रिजिड जोन की। ठीक है, फ्रिजिड जोन मतलब यहाँ पर जो है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात होगी, तो ये यहाँ पर बर्फ जमी रहती है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम किया है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल फ्रिजिड जोन इनको हम बोलते हैं। और टेम्परेट जोन, देखो टोराइड जोन वो हो गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, ये वाला जो रीजन है। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेट जोन की, टेम्परेट जोन हो गया आर्टिक सर्कल, ये आर्टिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का, इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। और जो साउथ टेम्परेट जोन होगा ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ये होगा हमारा टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन। ये दोनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स है और इसी सन के मूवमेंट से ही क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझे अगर हम कि मान लीजिए सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है अगर सन, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रफ शीट पर चलते हैं और ये बनाए हमने अर्थ पूरा। अब हम अर्थ को बनाएंगे थोड़ा सा तिरछा इस तरह से, क्योंकि हमें तो इसी तरह से इसको स्टडी करना है। ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा 23, ये हमारा 23.5, देन ये हमारा जो हो गया 66.5। यहाँ पर वो 23 का जो है वो इंक्लाइंड है जिसको हम 66.5 डिग्री भी कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा जो है वो ये हमारा फ्रिजिड जोन है, मतलब ये पोल हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब चलो सन के मूवमेंट के साथ, अब ये वाला जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब अगर सन यहाँ पर होगा तो मुझे बताओ कि सनलाइट यहाँ पर होगा तो सनलाइट सारी यहाँ पर जाएगी, ठीक है, इस रीजन में जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी, मतलब तो यहाँ पर क्या होगा 6 मंथ्स जो है वो नाइट होगी और यहाँ पर 6 मंथ्स डे होगा। सिमिलर फिनोमेनन अगर सन जो है वो यहाँ पर, अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें और अगर सन जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो सिमिलर इस केस में होगा कि ये वाले रीजन पे जो होगा वो क्या होगा, नाइट होगी और यहाँ पर वो 6 महीने दिन होगा। तो ये है, ये एक कंसेप्ट लगता है फ्रीजिड जोन के साथ, क्योंकि हमारे जो पोल्स है वो फ्रीज्ड हो जाएंगे वहां पर जाएगी। अगर 6 महीने रात है या बियॉन्ड टेम्परेट है, पोल्स पर ठंड होगी, तो वहां पर जो है वो क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन, बारिश तो होती नहीं है, वहां बारिश होती है तो बर्फ की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोराइड जोन की, तो बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और मैंने बताया कि सन जो है वो यहाँ पर ओवरहेड होगा और मैक्सिमम वंस, एक बार जो है वो यहाँ, ये सबसे ज़्यादा इंटेंस ऑफ हीटिंग है और यहाँ इस रीजन के बीच में ही जो है वो सनलाइट सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखना। सनलाइट जो है इसके बीच में ही होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी लिया गया है और वो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मुझे बताओ चेतना मैम, ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था ये, और कौन कौन सी वो कंट्रीज थी जिन्होंने शुरुआत किया था, और रिसेंट में इसके कितने मेंबर्स हैं? कनिक सर, मुस्कान और चेतना मैम, ये तीनों में से कोई भी बताओ।
सचिन सर आप भी बता सकते हो। इंडिया एंड फ्रांस। ओके एक ठीक है, अभी आप रुक जाओ, अभी आगे नेक्स्ट बताओ। ये कौन से ईयर में था और कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है यहाँ इसके टाइम पे हो रखा। आप नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कनिक सर। सर मुस्कान। सचिन सर। सर इंडिया में तो 2015 में नहीं हुआ शायद। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो है वो इंडिया और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 104 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। और बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन की जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने इसको ज्वाइन किया है। टारगेट है प्रमोट करना सोलर एनर्जी को। रिसेंट जो अपडेट था वो 104 का था इसका, अभी शायद इंक्रीज भी हो सकते हैं बट एज पर ऑफिशियल अभी 104 है। लैटिट्यूड्स क्लियर हो गए सबको? चार इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। इक्वेटर, देन उसके बाद दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये ध्यान रखना, याद रखना, काम के हैं। इनकी डिग्री इंपॉर्टेंट है और इनके बीच का, जैसे कि बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन जो है हमने बात की थी टोराइड जोन, ये पूछता है एग्जाम में काफ़ी बार कि टोराइड जोन कौन सा रीजन है। टेम्परेट जोन बियॉन्ड ट्रॉपिक्स काम का है काफ़ी, और क्लाइमेट्स में ये बहुत काम आने वाला है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, ये इमेजनरी लाइन है सबसे पहला, ठीक है। और वर्टिकल ये चलती है हमारी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से। अब इनके बारे में कंसेप्ट, इनकी लेंथ जो होती है वो सेम होती है, लेंथ सेम, लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जब ये इक्वेटर की तरफ आएंगी, इधर को आएंगी, तो इनका डिस्टेंस जो मैक्सिमम एट इक्वेटर होता है। मतलब इन दोनों के बीच में दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बीच में, दो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर की तरफ इंक्रीज होता है। जब हम इक्वेट जैसा नॉर्थ से अगर यहाँ से हम इधर को जाएंगे, देखो ना ये ऐसे जाती है, तो ये आप खुद खुद ही सोचो कि देखो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हो गया, फिर कम कम ऐसे ऐसे कम होता चलता है। तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो क्या होता है, इनके बीच में कम होता है, लेकिन जब ये इक्वेटर की तरफ आते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस एट इक्वेटर, और कम जो कहाँ पर होता है, पोल्स में। और सारी की सारी यहाँ एक इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी और ये इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और जो ये एंगल फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करते हैं लोकेशन में। अगर हमने आज भी बता रहा हूँ तो कोई बता सकता है कि इंडिया की लोकेशन जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर कितनी है? उसके बाद बात करेंगे हम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो ये वाली सेंटर वाली जो है हमारी, ये जो सेंटर वाली हमारी जो जीरो जीरो डिग्री की जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये होगी हमारी इक्वेटर, ये होगा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। और डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को करने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो अच्छा तरीका है कि जैसे हम उसमें करते हैं तो हम उसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो अभी इस फॉर्मेट में तो ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पूरा का पूरा, ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है, ये वेस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट साउथ, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। और अगर इसकी बात करें तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये डिवाइड क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अब कौन सी कंट्रीज आएगी वो इंपॉर्टेंट है। लोकेशन मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी लोकेशन इसी तरह से डिसाइड होती है, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड के मैप में चले ऊपर
हमारा ये रहा वर्ल्ड। तो ये रहा, देखो देखो इसको अगर हम इस तरह से करें कि ये, इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं। शिवाती मैम क्लियर हो रहा है ना? जी सर। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हो गया हमारा जो है वो मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, ये डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, और ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब देखो कंट्रीज, देखो चलते चलते तो कंट्रीज आ गई इस वाले रीजन में कौन सी है, तो हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, बीच में यहाँ पे मंगोलिया हो गया, ये जापान हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली कंट्रीज छोटी छोटी हो गई, ठीक है, एशियान नेशंस हो गए, इंडिया, म्यांमार हो गया, और नीचे थाई, इंडोनेशिया। उसके बाद ये वाली कंट्री सेंटर, ये आपका अफ्रीकन कंट्रीज होगी, हॉर्न, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन हो गया। प्लस ऊपर से ये सहारा डेजर्ट, जो आपकी सहारा डेजर्ट वाली कंट्रीज हो गई। यूरोप का कुछ पार्ट भी है, यूरोप भी इसमें थोड़ा सा कवर हो रहा है, ठीक है, जो ईस्टर्न यूरोप है वो बाल्टिक नेशंस वगैरह। उसके बाद अगर हम इधर वाले इसमें बात करें, इसको हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट में है और नॉर्थ में है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा साउथ अमेरिका, प्लस ऊपर कनाडा, और यहाँ पर आपका मैक्सिको। और इधर अगर नीचे वाली साइड में बात करें तो यहाँ पे ब्राज़ील, और ये तो मैंने आपको पूरा बताया है कि अर्जेंटीना हो गया यहाँ पर। उसके बाद इधर को चिली, चिली हो गया, यहाँ पर पेरू हो गया, बोलीविया, ठीक है, और आपका वेंजुएला, इक्वेडर, वेंजुएला, इस तरह से। तो ये जो है वो लोकेशन के लिए बहुत काम है, लोकेशन के लिए बहुत काम आते हैं ये। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये सारा क्लियर हो गया। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, अब हम बात करते हैं टाइम की। अर्थ जो है वो 24 घंटे लेती है रोटेशन के, मैंने आपको बताया रोटेशन से डे नाइट। और वो डे नाइट अगर रोटेट कर रही है तो जो जिस रीजन पर जो है कि सन की सनलाइट पड़ रही है दैट इज़ योर डे, और जहाँ पर नहीं पड़ रही है वो नाइट। तो 24 आवर का ये साइकिल है। और 24 आवर की अगर हम बात करें इसमें, और 12 डेज का हम अप्रॉक्सीमेट डिवाइड करते हैं कि एक जो उसको स्पीयर को कवर करने के लिए जो है कि वो पूरा का पूरा कितना लगेगा, 12 आवर्स लगते हैं। 24 टाइम जोन्स है, टाइम जोन्स। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम्स की अगर हम बात करें तो ये डिवाइड है, और मैंने आपको काम दिया था कि कल के लिए ये काम है, आपने मुझे बताना है कि टाइम जोन्स इंपॉर्टेंट ना इंपॉर्टेंट या टाइम जोन्स में आपको क्या क्या सर्च आउट करना है, किन किन के। तो कनाडा, जिनके टाइम जोन याद करने कि किसके टाइम जोन कितने हैं, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस के सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, यूके, इंडिया, और एक रशिया। इन छः के नाम जो है वो याद रखने। इंडिया को तो पता है एक है 82.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यूके का भी, यूके के भी ज़्यादा नहीं है। कनाडा और यूके की, फ्रांस के दोनों, कनाडा और इसके दोनों के 6-6 है। और आई थिंक फ्रांस के 12 या 11, इन दोनों में से कोई एक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जोन्स मतलब डिवाइड क्या है कि टाइम किस तरह से मेजर करना है। और ये सब कंट्रीज का अपना अपना हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है उन्होंने टाइम सेट कर रखा है। इसका रीज़न ये है कि हमें जो है कि अपनी एक्टिविटीज़ लाइक हमें अपना दिनचर्या को, वो हम जैसे सुबह अलार्म लगाते हैं उसके बाद पूरा सेटअप करते हैं, ऐसे कंट्री का भी ऐसा होता है कि उसको पूरा का पूरा सेटअप, सारा सिस्टम मैनेज करने के लिए एक टाइम जोन चाहिए। तो वो हमने सब ने अपना अपना सेट कर रखा है। जैसे हमारा जो है वो 82.5 डिग्री है, और वो हमारा 82.5, ये 75, और यहाँ से इधर से ऐसे करके क्रॉस होता है गोरखपुर यूपी से। और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ रखा है कि ये अगर ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो कौन सी सिटी के ऊपर ये इस तरह से, यहाँ से अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है तो वो कौन सा रीजन है जहाँ पर ये मिलती है। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारा मिस हो गया, वो ये है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, वैसे तो ये रिवर्स में कवर होगा, तो इंडिया में वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है ट्वाइस, 2 बार? कोई बताएगा? लूनी। आर यू श्योर? या माहे रिवर? माही माही। 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 माही, यस। पक्का माही रिवर है?
जैसे यस सुना सर। है। अच्छा, सुना है सर। वो कौन सी रिवर है? अब इक्वेटर से तो ये क्लियर हो गया, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो क्लियर हो गया। वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी कट कर रही है, इक्वेटर को भी कट कर रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी कट कर रही है? इस तरह से भी क्वेश्चन, ये थोड़े से फेमस क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ये है नाइल रिवर। और वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, इक्वेटर को दो बार काटती है? इक्वेटर को, ये जो इक्वेटर है इसको दो बार कट करती है रिवर, वर्ल्ड में है वो। ये हम वैसे रिवर में करेंगे पर अभी बता देता हूँ, याद रखना, कोंगो रिवर। उसके बाद हम स्टैंडर्ड टाइम जोन्स की बात करें, ठीक है, तो इंडिया पे चलते हैं सीधा। ऊपर वाले का इंपॉर्टेंट है, यूएसए, रशिया, ठीक है, हैव ग्रेट स्केच, और इनके टाइम जोन्स होंगे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा जो है कि वो आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो ये आपका यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मीन ग्रीनविच है, 0 से लेकर 82.5 तक, हम 5 आवर प्लस में है, 5 घंटे प्लस। याद रखना, जब हम ईस्ट में जाते हैं, अगर हम जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर ही देख लेते हैं, अगर हम ये इसको सेंटर में करें इधर, ठीक है, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमेशा टाइम प्लस होता है, और जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमेशा टाइम माइनस होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि 8 बज रहे हैं और यहाँ पर कितना है, कितना लैटिट्यूड है, वो है हमारा 80 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, तो उस टाइम पे 60 पर कितना होगा या 50 पर कितना होगा? तो याद रखना, जब भी हम ईस्ट पर जाएंगे, या ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 80 है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 30 डिग्री पर कितना होगा? और हमें पता है कि जब हम 80 से इधर जाएंगे तो 5 डिग्री जो प्लस में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, 5 घंटे प्लस, तो 8 में से 5 जब हम माइनस कर देंगे तो 3। तो किसी भी कंट्री का अगर हम पिछली वाली साइड मेंशन करेंगे तो वो 3 बज रहे होंगे वहाँ, हमारे इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग। हम ईस्ट में टाइम को प्लस करते हैं, मतलब ईस्ट में टाइम बढ़ रहा है, और सेम एज इट इज़ जो है कि वो हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम हमेशा माइनस, मतलब उधर वाली साइड में माइनस में जाता है। और यहाँ से जो है वो पेपर में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है, वो आएगा डेट के साथ, इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ, उसको आगे हम कवर करेंगे। प्लस साथ में ये जो हमारा ये वाला रीजन हो गया हमारा ईस्ट, और ये हो गया हमारा वेस्ट, यहाँ भी जो 2 घंटे का गैप है, याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश है ये ईस्टर्न जो टाइम जोन है, यहाँ पर 2 घंटे का गैप होता है। तो जब हमारे यहाँ पर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम जो है ईस्ट में वो 6 बज चुके होते हैं। ये टाइम प्लस चलता है, 2 घंटे उधर भी फास्ट हो रहे हैं, इसलिए जो है वो अभी कहीं कभी कभी ये भी कई न्यूज़ में आता है कि अभी हमें जो है कि एक एक्स्ट्रा जो है वो इंडिया को भी जो है 2 टाइम जोन्स के बारे में सोचना चाहिए, अपने दूसरे टाइम जोन के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये टी वगैरह को लेकर काफ़ी न्यूज़ में आता है कि यहाँ पर भी अब जो है एक टाइम जोन बनाया जाए। क्लियर ये? यस सर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन की। यहाँ से रिलेटेड एचएस में एक बार क्वेश्चन आ रखा है और वो बहुत लोगों को खजल किया था उस क्वेश्चन ने। जितना में आ रखा है ना क्वेश्चन, पिछले से पिछली साल आया था। हाँ, इंटरनेशनल डेडलाइन के लिए, अब ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीका है, और आई थिंक यहाँ पे मेंशन भी है। ये ना एक इमेजिनरी लाइन है, और ये सब ने एक ये इस तरह से डिसाइड कर रखी थी, कोई जिगजैग मैनर में। अभी तक हमने देखी थी सारी की लाइन, सारी लाइन सीधी, लेकिन ये देखो यहाँ से इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, टेढ़ी मेढ़ी होकर जिगजैग। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है? ये डिसाइड की गई है उन रीजन्स के बिहाफ पे जहाँ पर जो है वो कंट्रीज है, जहाँ पर कंट्रीज लोकेटेड है। जैसे मान लो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा कोई कंट्री नहीं होगी, यहाँ पर कंट्री आ गई, उसके बाद यहाँ पर एक नेशन हो गया, फिर यहाँ, फिर इधर कोई नहीं होगा बीच में, तो इन्होंने थोड़ा सा इधर को कर दिया, फिर इधर, फिर ऐसे। तो ये कंट्रीज के अराउंड घूम रही है, जैसे यहाँ पे भी छोटा आइलैंड कंट्री होगी कोई, उस तरह से। अब यहाँ पर सिंपल सेंस में क्या है कि जब आप इधर से ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो दिन हमेशा प्लस हो जाएगा।
और जब हम इधर जाएंगे तो हमेशा दिन माइनस हो जाएगा। ईस्ट में जाते हैं तो दिन बढ़ता है, वेस्ट में जाते हैं तो दिन घटता है। सिंपल फॉर्मूला एक साथ इसको याद रखना, ईस्ट में जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, वेस्ट में जाएंगे दिन घटेगा। अगर आप जैसे मान लो अगर यहाँ पर 10 है, अब यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो यहाँ पर तो 11 तारीख हो गई, ठीक है। तो हम 10 से जब यहाँ पर जाएंगे तो हमें दिन क्या बढ़ गया, हमारे लिए दिन बढ़ गया। लेकिन वहीं अगर हम इधर जाएंगे तो हमें वो दिन दोबारा से मिल जाएगा। यहाँ पर 10 11 आज होगी, लेकिन यहाँ वाली साइड में 10 जो है वो 11 जो है वो कल होगी, क्योंकि ये एक दिन पीछे चले। तो यहाँ हम वही दिन को दोबारा जी सकते हैं। अगर वो कहते हैं ना कि कोई कोई दिन जो है वो दोबारा नहीं जी सकता, तो वो जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है वो रंजना मैम जो है वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर है आज 19 तारीख, अब उन्हें लगता है कि उन्हें 19 तारीख दोबारा जीनी है, तो वो यहाँ से क्रॉस करके इधर वाली साइड चले जाएंगे। ठीक जब रात को 12 बजेंगे और नया दिन शुरू होने वाला होगा तो वो शिफ्ट करके यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर तो 19 तारीख होगी और यहाँ पर 20 तारीख हो जाएगी, तो वो ये वाला दिन दोबारा से जी सकते हैं। पर इनके बीच में कंट्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गया? कनिक सर क्लियर? मुस्कान क्लियर? यस सर। अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है अब हमारी ये। तो अब ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी है आपको। पहला है कि इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या ये सही है या गलत है? शिवाती मैम, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। अक्षांतर और देशांतर, अक्षांतर रेखा है, अक्षांतर है। जी सर। देर आर 4 मोर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। कितने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं? 4 ही है सर। एक काउंट करो। इक्वेटर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 3 और आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, हाँ जी, 5 हो गए। 5 है सर। तो देर आर 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तीसरी जी गलत स्टेटमेंट है। ये है, ये भी गलत है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग ईस्टरवर्ड एवरी ईयर। ये तो ऐसा नहीं है, वो एक जगह इमेजिनरी लाइन है, वो वैसे ही रहेगी। तो ओनली 1 इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with regard to longitudes. Prime meridian is the base longitude of the earth. Apart from the prime meridian, it has only 180 lines of longitudes. Prime meridian divides the earth into two halves, eastern and western hemisphere. Or longitude help in measuring the correct time on earth. इसका बताओ क्या हो सकता है, इसका कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्क्रीन एक्चुअल में सही विजिबल है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा बिल्कुल? जी सर ठीक है। कनिक सर बताओ। सर एक तो फर्स्ट है और थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड, कोई और बताएगा? कोई और ट्राई करना चाहेगा? मुस्कान? रुडाली मैम आप ट्राई करोगे, बताओगे? चेतना मैम? सर फर्स्ट और थर्ड ही है। फर्स्ट और थर्ड? यस सर। हाँ तो थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। देखो प्राइम मेरिडियन क्या करती है, डिवाइड करती है टू हाफ्स में, तो तीसरी तीसरी तो सही होगी, ठीक है। प्राइम अपार्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इट हैज ओनली 180 इमेजिनरी है, वो टोटल 180 है, तो ये ध्यान रखना। 180 एक तरफ, 180 एक तरफ, 360। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल आर फ्रिजिड जोन्स ऑफ द अर्थ। आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो फ्रिजिड मतलब बर्फ से जमे हुए जोन है अर्थ के। पैरेलल ऑफ लाइंस आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। वो पैरेलल सर्कल, इक्वेटर इज a imaginary line that is the base of the time and the longest latitude. The location of any place on earth can be identified from the latitudes only. ये बताओ। पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी इसको जोर जोर से बोल के। टाइम कम है, कवर अप करना है आगे सारा, अभी बहुत है पढ़ने के लिए। कौन बताएगा इसका आंसर? कनिक सर। फर्स्ट। फर्स्ट सही है यस सर। और सेकंड? सेकंड गलत है सर। सही है। सेकंड सही है। सही है। पैरेलल ऑफ लाइंस आर द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम सर्कल है। पोल्स टू द इक्वेटर। सही है। कैसे सही है ये सर्कल है इसमें। पैरेलल सर्कल कहाँ है वो? ये फर्स्ट है ही नहीं है, ये फर्स्ट ही आएगा। 180। Equator is a imaginary line that is the base of time and is the longest latitude. इक्वेटर बेस है इमेजिनरी लाइन का कि वो तो इक्वेटर नहीं है, वो कौन है? प्राइम मेरिडियन। और वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड की बात नहीं है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड तो इक्वेटर ही है, लेकिन जो इमेजिनरी लाइन है प्लस ये भी सही है, प्लस बेस ऑफ द टाइम है वो है हमारा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। Any location of the Earth place can be identified only through latitudes. It is not correct. Longitude, latitude दोनों लॉन्गिट्यूड। मिलकर लोकेशन को बताते हैं। तो आंसर यस है सर। ओनली वन। अब हम शुरुआत करेंगे अर्थ स्ट्रक्चर के साथ। अर्थ स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अर्थ का वो ऊपर वाली फोटो सबको याद है ना, वो जो हमने बनाई थी, देखी थी ऊपर। यस सर। तो अर्थ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरुआत करेंगे इसकी। तो अर्थ के बारे में सबसे पहले तो है कि हमें पता कैसे चलता है कि अर्थ के स्ट्रक्चर को इंटीरियर एक्सटीरियर हमें दोनों पढ़ना है। सबसे पहले हम इंटीरियर पढ़ेंगे, अर्थ का इंटीरियर समझेंगे कि अर्थ के अंदर जो है वो क्या क्या है, और उसके बाद एक्सटीरियर उसमें हम जो है कि बाहर माउंटेन्स होगी, ठीक है, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सब भी हम कवर अप करेंगे पूरा का पूरा, हमारी टारगेट रहेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सोर्सेज की बात करें अर्थ के जो इंटीरियर है उसके रिगार्डिंग, कि जो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसके लिए, तो सबसे पहला है कि रॉक्स फ्रॉम द माइनिंग एरिया। जो माइनिंग एरियाज है वहाँ से हमें रॉक्स मिलती है, तो उससे भी हमें पता चल, वो हमें बताती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक होगी तो वो बहुत इंटीरियर से मिलेगी, ठीक है। कोई रॉक्स ऐसी होगी जिसमें आयरन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उससे हमें क्लियर होगा कि ये जो है वो कोर एरिया की रॉक है, तो वहाँ से वो अर्थ का कोर समझ आता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनो जो अर्थ से वॉल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, ज्वालामुखी से जो ज्वाला वो जो लावा बाहर निकलता है, उससे भी जो है हेल्प मिलती है हमें स्टडी करने की। प्लस इनडायरेक्ट सोर्सेज में अगर हम बात करें टेम्परेचर और प्रेशर, इनसे हेल्प मिलती है, एनालाइज करते हैं। ग्रेविटी से हमें पता चलता है कि नियर पोल्स पे जो है वो ग्रेविटी ज़्यादा है और उसके बाद इक्वेटर पे वो लेस है, तो हमें पता है कि जो हम अगर हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे लेस ग्रेविटी है, तो मतलब ये सेंटर है। और पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि ये पोल्स है। मैग्नेटिक सोर्स, मैग्नेटिक पावर से हमें पता चलता है। सिज्मिक वेव्स ये मतलब कि जब आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक शैलो वाटर, ठीक है, शैलो एरिया में। और उसके बाद अगर हम बात करें गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट्स हैं, जब उसमें उसमें अर्थक्वेक की वेव्स किस फॉर्मेट में चलती है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि जो
प्राइमरी वेव्स होती है वो सबसे पहले आती है, वो ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम के थ्रू, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर लेगी अर्थ क्यूब की। जब हम अर्थ क्यूब को पढ़ेंगे तो हम इनको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे वहाँ पे। सेकेंडरी वेव्स अगर बात करें तो सॉलिड मीडियम से ही पास होगी, तो का जहाँ पर लिक्विड होगा वहाँ पर वो पास नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल कि कहीं पर जैसे ये सोलन है और अपोजिट साइड में अगर मान लें मंडी, अब मंडी में अर्थ क्यूब बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो उसके वहाँ पर, और सोलन में नहीं, लेकिन अगर बीच में बिलासपुर भी आ गया, ठीक है, तो उस रीजन को हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बिलासपुर वाला रीजन जो था वो कैसा था, वो सॉलिड नहीं है, वहाँ पर जो है वो नीचे जो अर्थ के अंदर है वो लिक्विड लावा है, ठीक है, तो वहाँ से जो वेव्स जो है वो सोलन की तरफ नहीं ट्रांसफर हुई। तो सोलन वाला जो रीजन है उसको शेडो जोन बोलते हैं। प्लस जो अर्थ क्यूब जो आपका बिलासपुर वाला रीजन हो गया वहाँ पर हमें पता चल गया कि यहाँ पे लिक्विड है, और जो मंडी वाला रीजन हो गया वहाँ हमें पता चल गया कि सॉलिड है, जहाँ से ट्रांसफर हो गई वेव्स वो सॉलिड हो गया। इस तरह से भी अर्थ का स्ट्रक्चर पता चलता है। और दूसरा एस्ट्रॉइड्स या मेट्रॉइड्स, जो मेट्रॉइड्स धरती पर टकराते हैं तो वो सिमिलर है कि वो भी जो है वो एक तरह से रॉक बॉडीज है, रॉक से बनी है, तो उससे भी जो है हेल्प मिलती है हमें इंटीरियर स्ट्रक्चर को अर्थ के समझने की। ड्रिलिंग वगैरह से भी करते हैं, लेकिन अर्थ इतनी ज़्यादा रेडियस है, अराउंड 6000 किलोमीटर्स में है, तो वो इतना पॉसिबल नहीं अभी तक हो पाया है। अर्थ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो अर्थ का स्ट्रक्चर हमारा, तो जो सबसे अंदर ये हो गया हमारा कोर, ठीक है, इसको हम कोर रीजन, इसकी भी लेयर्स है, लिथोस्फीयर सबसे ऊपर, अस्थेनोस्फीयर, फिर लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर और ब्रायोस्फीयर, ये 3 लेयर्स याद रखना, इनके आगे डिवीजन है। जैसे लिथो और मीजो के बीच में अस्थेनोस्फीयर है, देन मीजोस्फीयर है, और फिर उसके बाद ब्रायोस्फीयर। इनकी ये डिसकंटिन्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जो है वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये पूछते हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत टफ पेपर को बनाना है तो वो इनको पूछ सकता है। जो सबसे अंदर वाला जो रीजन है उसको हम कोर रीजन कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो रीजन है कोर, यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। प्लस जो कोर है अंदर वाला जो रीजन है वो तो होगा सॉलिड, लेकिन उसके बाद जो आउटर कोर है, ये यहाँ पर जो लावा होगा ये होगा लिक्विड स्टेट में। यहाँ से जो लावा लिक्विड स्टेट में शुरू हो जाता है। 2 पार्ट्स में, आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, याद रखना। और यहाँ पर इस रीजन में जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है नाइफ, यहाँ पर नाइफ मिल रहा है, निकल और आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोर में कौन सा मिल रहा है, नाइफ, ये पेपर में आ सकता है। उसके बाद ये हमारी मेंटल शुरू होती है यहाँ से। आउटर कोर की जो बाउंड्री है ये वाली, जो आउटर कोर की ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को, और लोअर मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं गुटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटन्सबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद लोअर मेंटल, यहाँ पर जो है वो लावा जो है वो लिक्विड स्टेट में, मैंने आपको बताया आउटर कोर के बाद वो लिक्विड स्टेट में शुरू हो जाता है लावा, हाई प्रेशर होगा। यहाँ पर जो रीजन जो इंक्रीज, मतलब जिसकी जो यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो होगी सीमा, यहाँ आता है सीमा। तो याद रखना मेंटल में सीमा होगा, कोर में कौन सा होगा, नाइफ, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये अपर और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपर मेंटल से लेकर लोअर मेंटल तक इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। देन उसके बाद अपर मेंटल और आपका जो लिथोस्फीयर है या अस्थेनोस्फीयर, इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं अस्थेनोस्फीयर। एक पतली सी यहाँ पर जो लेयर बनेगी दैट इज योर अस्थेनोस्फीयर, और उसके बाद ऊपर शुरू होती है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर और अस्थेनोस्फीयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटीज जो है वो याद करनी ही पड़ेगी, सीक्वेंस फॉर्मेट में इस तरह से भी कर सकते हैं। और लिथोस्फीयर जो बनी होती है हमारी सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम।
और लिथोस्फीयर में भी जो अपर यहाँ पर आपका एक साइड में, जब हम अभी इसको आगे करेंगे, देखो ये इस फॉर्मेट में होता है। ये हमारा ओशियन हो गया, ठीक है। और तो ये होगी ओशियन वाली क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट। ये होगी अर्थ या मतलब लैंड, तो ये होगी हमारे टेरिस्ट्रियल। ये वाला जो रीजन, अब इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है यहाँ पर जो बनती है, इसको बोलते हैं कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी। कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे बीच में अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला पोर्शन, और जहां से इस तरह से डिवाइड होगी कि लिथोस्फीयर। और अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो ये ओशियन वाले रीजन में कम होती है लेकिन डेंसर होती है। ये यहाँ पर जैसे देखो, इसको और अच्छे से अगर हम क्लियर करके बनाए तो इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। ये हमारा ओशियन, और यहाँ से ये राइज कर गया हमारा कॉन्टिनेंट, और ये इसको इस तरह से बना दो। अब देखो यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी जो है, ये जो पूरी की पूरी वो हमारी जो लेयर है, ये इसको बोलते हैं हम लिथोस्फीयर, टॉप मोस्ट लेयर। लिथोस्फीयर में क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इसकी जो है वो विड्थ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इसकी विड्थ कम है। ये पूरी यहाँ तक ये बनेगी सियाल से, लेकिन जो ओशियन वाला पार्ट है, ओशियन का जो बेस है वो होता है सीमा, और इसको बोलते हैं ग्रेनाइट, नहीं बेसाल्ट होगा ये, इसको बोलते हैं बेसाल्ट और इसको बोलते हैं ग्रेनाइट। ये बनेगा सीमा से। ये होगी पतली लेकिन ये बहुत डेंसर होगी। ये पतली होगी लेकिन डेंसर होगी, और ये लाइटर होगी इधर वाली ग्रेनाइट। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ओशियन के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल बहुत आगे काम आने वाला है जब हम माउंटेन्स का राइज पढ़ेंगे कि माउंटेन्स किस तरह से बने, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल काम आने वाला है कि जो डेंसर है, ये वाली जो है वो डेंसर है, और यहाँ पर जो है वो क्या है, वो ये वाली क्या है, लाइटर है एज कंपेयर टू ओशियन क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में आपको बता दिया, ठीक है। इनर पोर्शन सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल ध्यान रखना, कोर में जो आता है मोर डेंसर है। उसके बाद ये डिसकंटिन्यूटी और ज़्यादा मैंने अच्छे से इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि देखो ये हमारा जो है कि ओशियन हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो टेरिस्ट्रियल कॉन्टिनेंट हो गया। मोर डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, कोर्नाट डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। ये याद ही करनी पड़ेगी। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैंने बना रखी है। देखो सी एम आर CMR GL, CM और आर, अब इसको सिरमौर वाला आर पढ़ना, सिरमौर आर, वो और को आर बोलते हैं ना, तो ये सिरमौर RGL। तो ये 5 ऐसे याद रखते हैं, कोर्नाट, मोहो, रेपिटी, गुटनबर्ग और लेहमन। ये 5 ये मैक्सिमम जो है वो पेपर में आ जाती है कि इसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। और प्लस साथ में याद रखना, जो कोर वाला रीजन है वो हमारा नाइफ है, ठीक है। उसके बाद मेंटल वाले रीजन में क्या है, रूडाली मैम क्या है मेंटल वाले रीजन में? तो सीमा। सीमा होगी मेंटल, यस सर। ठीक है। कोर, यस सर। कोर में चला गया, नाइफ चला गया कोर में, नाइस। यस सर। ठीक है। और सियाल लिथोस्फीयर में। ये है ना सियाल, इसका एल आएगा ना, तो एल से आ गया लिथोस्फीयर, सीमा हो गई मेंटल, और नाइफ हो गया हमारा कोर में। ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। मोहर डिसकंटिन्यूटी मैंने क्लियर करवा दी, मेंटल पोर्शन क्लियर हो गया, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इसका डिस्टेंस वगैरह नहीं पूछता है। एस्टिनोस्फीयर लिथोस्फीयर हो गया, कोर हो गया हमारा क्लियर। उसका टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ में जितना अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उतना Yes, प्रेशर भी, जितना हम अंदर जाएंगे अर्थ में, इन डेप्थ में जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा।
जब टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो जो अर्थ के अंदर लावा है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे उसको कहीं से स्पेस मिलेगा वो बाहर निकलेगा, दैट इज योर वोल्केनिक एक्टिविटी, उसको हम फिर ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस तरह से डेंसिटी मैंने आपको बता दिया कि डेंसिटी जो होती है वो किसकी होती है, ओशन की ज़्यादा, ओशन जो हमारी लेयर है उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट वाली। कॉन्टिनेंट की डेंसिटी कम होगी, ओशन की ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बनता है सीमा से, और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट वो बनता है सियाल से। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, और इसका सीक्वेंस याद कर लो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये Magnesium. याद कर लेना, ये पूछा, बहुत बार पूछा है, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इनका ये पूरा का ये हमारा पैरामीटर, ये हमारा कल की क्लास का कुछ पोर्शन था। किसी के यहाँ तक कोई डाउट हो?